Good morning, everyone. Welcome to this discussion on the Daily Indian Express as well as Hindu. My name is Yasmin Gill. So let us begin the discussion. The topics that we'll be covering today are as follows. First of all, we'll be talking about below average rains and related urban flooding threat. We'll talk about an article that was written by Ashok Gulati. It is pertaining to women and female labor force participation. Merger and split with regard to polity. AAPS MLAs have defected, right? Semaglutide, types of orbits, and rest of the news articles. If we do get time, we'll cover them, right? So let us begin. सो ये एक आपका इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में था व्हाई बिलो एवरेज रेन्स डोंट रूल आउट फ्लड थ्रेट. आइडिया इज कि जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी है इट हैज सेड कि दिस ईयर विल फेस अ डेफिसिट मानसून. तो जो यूजुअल मानसून होता है उससे कंपैरेटिव 90% मानसून होगा, डेफिसिट मानसून होगा. बट just because the rainfall is deficient in this year does not mean that there is no flood threat. Why? Because floods का जो threat है that is because of a phenomena which is known as localized rainfall. एक ही जगह पे काफी इंटेंस बारिश का हो जाना उसके कारण आपके फ्लड्स के थ्रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं. लोकलाइज्ड रेनफॉल और कम टाइम में बारिश हो जाना, ज्यादा बारिश हो जाना, दैट लीड्स टू आपका फ्लड्स का थ्रेट. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल द राइटर हैज रिटन सिंस 2013 के केदारनाथ फ्लड से लेके अब तक हर साल आपका कोई ना कोई रेनफॉल रिलेटेड डिजास्टर हुआ ही है. Therefore, it becomes a concern. UPSC 2020 asked a question in mains. Account for the huge flooding of million cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune. Suggest remedial measures. ठीक है. सो इन्होंने पूछा था कि आपके अर्बन फ्लडिंग को लेके क्या आप मेजर्स सजेस्ट कर सकते हो. अर्बन फ्लडिंग स्पेसिफिकली न्यूज में रहती है क्योंकि अर्बन एरियाज में जो है फ्लडिंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज पानी को परकोलेट होने के लिए नीचे कच्ची जमीन नहीं मिलती है, नीचे कॉन्क्रीट है. ठीक है. तो परकोलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है. So we'll understand some things with regard to Indian monsoons. First of all, the very nature of Indian monsoon is that 75% of rainfall in our country takes place in a span of just 4 months. सिर्फ 4 महीने में 75% रेनफॉल हो जाती है, which is from June to September, the monsoon season, right? Plus ये रेनफॉल ऑफ लेट क्लाइमेट चेंज के कारण लोकलाइज्ड हो रही है कि कुछ एरिया में एक ही टाइम पे आपका कम ही टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. देन as far as the drainage is concerned in the urban areas में दिक्कत क्यों आती है? अर्बन एरियाज में पहले जब तक रूरल एरियाज हुआ करते थे वी हैड आपका कच्चा लैंड, ठीक है, विच अलाउड परकोलेशन. एज वी हैव शिफ्टेड टू अर्बन एरियाज इट इज कॉन्क्रीटाइज्ड लैंड. आपके ड्रेनेज सिस्टम, आपकी रोड्स, एवरीथिंग इज बीइंग कॉन्क्रीटाइज्ड, राइट. इसके कारण पानी की परकोलेशन नहीं हो पाती है विच इंक्रीजेस द फ्लड थ्रेट. इनफैक्ट द ड्रेनेज सिस्टम दैट वी हैव इज ब्रिटिश एरा के ड्रेन्स है which have the capacity to only entertain 25 mm of rainfall per hour. लेकिन बारिश तो बहुत ज्यादा हो जाती है. इनफैक्ट अगर आप देखोगे जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल क्या है? अगर 24 घंटों में 21 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाए देन वी कॉल इट एन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल. 24 घंटे में अगर 21 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाए दैट इज नोन एज extremely heavy rainfall. And जो हमारा drainage system है that is not equipped enough to handle this amount of rain. Further there is this example, आप कुछ example cite कर सकते हो जैसे कि urbanization के कारण there are certain cities, for example Bangalore. Naturally Bangalore as a city had a lot of lakes, but due to increasing urbanization वो lakes आपके हमने अब उसके ऊपर हमारे urban areas बन गए हैं. lakes आपके dry up हो गए and उस areas में हमारे urban areas बन गए हैं जिस वजह से भी परकोलेशन को, वाटर अवेलेबिलिटी के इश्यूज आते हैं, परकोलेशन नहीं प्रॉपर हो पाती है, लेक्स कंप्लीटली डिसअपियर हो गए हैं. क्लाइमेट चेंज भी रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी रिस्पॉन्सिबल है. सो एक बार जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड थरोली व्हाट इज दिस अर्बन फ्लडिंग ऑल रिलेटेड. ठीक है. अर्बन फ्लडिंग के अगर आप कारण देखोगे जस्ट लाइक वी स्टडीड द कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, सिमिलरली अर्बन फ्लडिंग के दो कारण हैं. नेचुरल कॉजेस भी हो सकते हैं एंड मैनमेड कॉजेस भी हो सकते हैं, नोन एज एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस. इफ यू लुक एट नेचुरल कॉजेस में एक तो है कि नेचुरली आपका रेनफॉल ज्यादा हो गई किसी एरिया में, है ना, किसी साल में नेचुरली रेनफॉल ज्यादा हो गई. दूसरा टोपोग्राफी. व्हाट डज टोपोग्राफी मीन? आपका नेचुरल ज्योग्राफिकल टेरेन कैसा है. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझे, इफ यू लुक एट पंजाब की जो साउथ वाला एरिया है विच इज ऑल्सो नोन एज मालवा हैज अ रिलेटिवली लोअर टोपोग्राफी.
देयरफॉर व्हेनेवर मॉनसून कम्स इन पंजाब, ये जो हमारे साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे वाटर लॉगिंग होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, विच मीन्स ज्योग्राफिकली द टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया अफेक्ट्स कि फ्लडिंग होने के चांसेस ज्यादा है या कम है। थर्ड, नेचुरली अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ कॉज। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण आपका जो रेनफॉल पैटर्न है वो काफी इरेटिक हो जाएगा, काफी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, ड्यू टू विच आपकी लोकलाइज रेनफॉल, कम एरिया में ज्यादा बारिश होने के ज्यादा चांसेस। नाउ वी कम टू एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस कि ह्यूमंस ने क्या क्या इंपैक्ट किया है जिसके कारण अर्बन फ्लडिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। नंबर वन, अर्बनाइजेशन, दैट टू एट अ वेरी रैपिड स्केल। अर्बनाइजेशन हो भी रही है और बहुत तेजी से हो रही है और बहुत अनप्लान्ड हो रही है। व्हेन वी से कि अनप्लान्ड हो रही है, विच मीन्स कि आपका एक तो एक आइडिया होता है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। सपोज दिस इज अ रिवर, ठीक है, ये मान लो रिवर है, इसके साइड पे हमने एम्बैंकमेंट्स बना दिए सो दैट आपका रिवर ओवरफ्लो ना हो। व्हाट आर दीज? दीज आर एम्बैंकमेंट्स। ये वाला जो एरिया है, दिस इज नोन एज फ्लड प्लेन, ठीक है। अब व्हेनेवर हमारा मॉनसून ज्यादा आता है तो नेचुरली रिवर ओवरफ्लो करेगी। बाय डिफॉल्ट अर्बन एरियाज में ऐसा बोला जाता है कि आपको फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज की कंस्ट्रक्शन हो या कमर्शियल एरियाज की कंस्ट्रक्शन हो। बट ड्यू टू थ्रॉलिंग, आपका टूरिज्म इंडस्ट्री एज वेल एज अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इस एरिया में भी आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये एरिया नेचुरली फ्लड प्रोन एरिया है, इसीलिए आपका अर्बनाइजेशन रैपिड होने की वजह से फ्लडिंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हुई होती तो ये एरिया आपके रिवर्स को अलाउ, एक रूम देते कि वो ओवरफ्लो हो सकती है इस पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन अब तो इस एरिया में पॉपुलेशन रह रही है, ड्यू टू विच देयर इज चांस कि फ्लडिंग कैन टेक वेरियस लाइव्स एज वेल। तो एक तो हो गया रैपिड अर्बनाइजेशन। Other reason, other cause which urbanization has produced, other effect that urbanization has produced is concretization। कि हर कुछ, चाहे आपकी रोड्स हैं, है ना, चाहे आपके इवन आपके जो जहां पे पहले लेक्स हुआ करते थे, सब कुछ कॉन्क्रीटाइज हो गया है। कॉन्क्रीटाइज होने की वजह से जमीन में परकोलेशन नहीं हो पाती है पानी की, ड्यू टू विच अगेन वाटर डजंट हैव एन आउटलेट टू फ्लो एंड देयरफॉर फ्लडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन इज टाइम टू टाइम जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी डिसिल्टिंग नहीं हो पाती है। आप न्यूज़पेपर में ना अक्सर मॉनसून के टाइम पे देखोगे कि अर्बन एरियाज, म्यूनिसिपैलिटीज, दे आर ब्लेम। व्हाई? बिकॉज उनको बोला जाता है कि यू हैव नॉट टेकन अप टाइमली डिसिल्टेशन। आपने पहले ड्रेन्स जो क्लॉग्ड थी, क्लॉग्ड कैसे हो जाती है ड्रेन्स? म्यूनिसिपल वेस्ट के कारण भी हो सकती है, देन आपने प्रॉपरली डिसिल्ट नहीं किया, नेचुरल कॉजेस की वजह से भी हो सकती है। इन आइदर ऑफ द केसेस अगर आप ड्रेनेज सिस्टम को बड़ा नहीं करते, उसको ब्रिटिश एरा से चेंज करके आज के मॉनसून के हिसाब से नहीं चेंज करते, प्लस अगर आप उनकी टाइमली डिसिल्टेशन नहीं करते, तब भी अर्बन फ्लडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। व्हाई? इफ द फॉरेस्ट वुड हैव बीन देयर, तो उनकी जो रूट्स हैं दे होल्ड ऑन टू वाटर, राइट, जो हमारे जड़ें होती है ट्रीज की, दे होल्ड ऑन टू वाटर और वो फ्लडिंग नहीं होने देती है। बट जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, फॉरेस्ट आर बीइंग कट एंड एज अ रिजल्ट अर्बन फ्लडिंग के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट, सी आपके फ्लडिंग के कारण ना ऑब्वियसली मल्टीपल इम्पैक्ट्स होंगे, प्रॉपर्टी को डैमेज होगा, लाइफ्स को डैमेज होगा। अदर देन ऑल ऑफ दिस, तीन चीजों का आपको इम्पैक्ट्स में ध्यान रखना है। नंबर वन, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिसीजेस, ठीक है, क्योंकि पानी आपका गंदा हो जाएगा, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर भी हो, देयरफॉर देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिसीजेस। Second, due to your urban flooding and even due to flooding in the other areas as well, आपके एनिमल्स की डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड थर्ड, स्लम एरियाज। व्हाई? बिकॉज स्लम्स जो हैं ये यूजुअली सिटीज के आउटस्कर्ट्स पे बनते हैं। स्लम्स हम तभी बोलते हैं ना कि स्लम्स आपकी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, कि आपके लेटर से कि माइग्रेंट्स आ गए, दे हैव स्टार्टेड टू लिव आउटसाइड द सिटी, आउटस्कर्ट्स पे रहने लग गए और स्लम्स की डेवलपमेंट हो गई है। तो ये स्लम्स अक्सर ये भी देखा गया है कि ये फ्लड प्लेन्स में भी कभी कभार स्लम्स होते हैं। देयरफॉर स्लम्स आर वेरी मच प्रोन टू अर्बन फ्लडिंग। व्हाट कुड बी दी सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस में आप एफॉरेस्टेशन लिख सकते हो कि हमें और ज्यादा ट्रीज उगाने चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टन इनोवेटिव मेजर्स जिनको आप जरूरी से अपने पेपर में लिख सकते हो, दे आर, फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में एक कंट्री है नीदरलैंड्स, यहाँ पे भी फ्लडिंग होने के काफी चांसेस रहते हैं। Therefore, what Netherlands has done is it follows an approach known as room for river, कि रिवर को रूम दो कि वो ओवरफ्लड हो सके।
वो कैसे देंगे कि आप जो फ्लड प्लेन्स है वहां पे कंस्ट्रक्शन मत करो, सो दैट रिवर के पास एडिक्वेट रूम हो टू ओवरफ्लड, ठीक है। सेकेंड, चाइना में एक चीज इंप्लीमेंट हो रही है नोन एज स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज स्पॉन्ज सिटी? स्पॉन्ज क्या करता है? आपके पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, राइट। ऑन द सिमिलर ग्राउंड, अगर आप सिटी में ऐसे एरियाज बना दोगे जो कि पानी को टाइम टू टाइम अब्सॉर्ब करते हैं, तब जब मॉनसून होगा तो वो इतना ज्यादा एग्रेवेटिंग फैक्टर नहीं बनेगा फ्लडिंग के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं? रेन गार्डन। व्हाट आर रेन गार्डन्स? व्हाट यू हैव डन इज कि आप कंपोस्ट लो, उसके कंपोस्ट की एक नीचे लेयर बना दो, दिस ब्राउन कलर लेयर। उसके ऊपर जो है आप अपने थोड़े ऐसे क्रॉप्स लगा दो या ऐसे प्लांट्स लगा दो विच डू नॉट नीड टू मच ऑफ वाटर, जो थोड़े कम पानी में भी सर्वाइव कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट आपने सॉर्ट ऑफ एक रेन गार्डन बना दिया। अब जब बारिश आएगी तो सिटी में अगर ऐसे एरियाज हैं, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस अगर ऐसे एरियाज हैं, दे कैन अब्सॉर्ब वाटर, स्पॉन्ज की तरह ये पानी को अब्सॉर्ब कर लेंगे। सिमिलरली वी टॉक अबाउट ग्रीन रूफ्स। ग्रीन रूफ्स क्या है? अक्सर भी सी की सिटीज में आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनके टेरेस पे व्हाट यू डू इज यू मेक अ गार्डन। अब ये गार्डन भी एक तो कूलिंग प्रोवाइड करेगा नेचुरली, एट द सेम टाइम जब मॉनसून आएगा तो ये आपका मॉनसून के पानी को भी अब्सॉर्ब करेगा। तो ग्रीन रूफ्स हो गए, रेन गार्डन्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोस्फीयर्स, ये बायोस्फीयर्स क्या है? ये जो आप देख रहे हो साइड पे एरिया, ये वाला, ये बायोस्फीयर है। सो बेसिकली आप, ये कंक्रीट है जो मैं आपको बता रही थी, यहां से पानी की पर्कुलेशन नहीं हो पाएगी। सो वी हैव क्रिएटेड दिस साइड बाय एरिया जहां पे आप थोड़ी थोड़ी प्लांटेशन लगा दो, सो दैट पानी टाइम टू टाइम आपका पर्कुलेट होता रहे ऑन दी सिटी पेवमेंट्स, ठीक है। सो सच मेजर्स कैन बी टेकन। ये सब आपका स्पॉन्ज सिटी का ही पार्ट है। Moving forward, next is, so now we have covered why urban flooding happens, what can be the remedial measures, and what is the nature of Indian monsoon due to which flooding happens, ठीक है। तो अगर IMD ने ये भी बोला है कि this year will be seeing a deficit of rainfall, just because deficit है rainfall में does not mean that there is no threat of urban flooding, ठीक है। Now we come to next article। ये आर्टिकल लिखा है अशोक गुलाटी ने। इनके आर्टिकल्स जो है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, यू कैन गो थ्रू देम, राइट। सो यहाँ पे बोला गया है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक बॉडी है। इस बॉडी के अकॉर्डिंग अगर हम लेबर फोर्स में, इफ वी क्लोज द गैप इन लेबर फोर्स, इंडिया जीडीपी वुड इंक्रीज बाय अप टू 27%। व्हाट डज दिस पॉइंट टू? कि जो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, व्हाट इज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? वर्किंग एज में इफ द वुमेन आर एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर उन वुमेन को हम काउंट कर ले, वहां से हमें पता चलता है कि कंट्री का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है। इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज 40%। वाइल इन कंपैरेटिव हमारी ही जितनी डेवलप्ड कंट्रीज जो है, फॉर एग्जांपल चाइना, वियतनाम, दे हैव अ हायर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एज कंपेयर टू इंडिया। फॉर एग्जांपल चाइना हैज 59% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। नाउ दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि अगर हमारा रिसेंटली जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल है, अगर वो नहीं भी पास हो पाया, तो व्हाट इज द कंसर्न? ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या रिजर्वेशन ही एक तरीका है वुमेन को एम्पावर करने का। इसी आइडिया को आगे लेके जाते अशोक गुलाटी टॉक्स ऑफ कि हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में भी फोकस कर सकते हैं। कैसे? सो ही टॉक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, बिहार की बात करते हैं। ही सेज कि बिहार एंड यूपी, दे आर द प्राइमरी हब्स ऑफ आउट माइग्रेशन इन इंडिया। यहां से मैक्सिमम आउट माइग्रेशन होती है टुवर्ड्स दी डेवलप्ड स्टेट्स, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, एक्सेट्रा, ठीक है। अब अशोक गुलाटी के अकॉर्डिंग अगर हम बिहार में ही सफिशिएंट इकोनॉमिक आपके चांसेस क्रिएट कर दे फॉर वुमेन टू वर्क, उनको आउट माइग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम अगर वो बिहार में रहेंगे तो उनका जो सोशल सेफ्टी नेट है, फैमिली, फ्रेंड्स, दे आर आल्सो इन बिहार, राइट, तो वो भी उनकी अपलिफ्टमेंट में ज्यादा हेल्प करेगा। तो ही सेज कि बिहार में अगर आप देखोगे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज ओनली 24%। एट द सेम टाइम सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स भी अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलिटी रेट हाई है बिहार में। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने चिल्ड्रन बियर कर सकती है। देन हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट्स भी हैं वुमेन के। सो अशोक गुलाटी गिव्स द एग्जांपल ऑफ सर्टेन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि आपका कोरिया हो गया, देन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल वियतनाम हो गया। What these countries have done is they have used garment industry to formalize women in the workforce, कि आपकी गारमेंट इंडस्ट्री में वुमेन काफी ज्यादा आ सकती हैं
तो वुमेन को अगर हम गारमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करवाएंगे, इससे इनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगी और जो हमारी इनफॉर्मल लेबर फोर्स है वो भी फॉर्मलाइज हो जाएगी। व्हाट इज इनफॉर्मल लेबर फोर्स? इंडिया में अगर आप देखोगे 90% of workforce in India is informal. These are those work areas which are not covered under tax brackets, not covered under social security schemes, इनके proper work contracts नहीं होते हैं. All this falls under informal workforce. तो generally हमारी workforce informal है, especially 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद तो ये फिनोमेना और ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि हम इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अशोक गुलाटी सेज कि अगर हम गारमेंट इंडस्ट्री को इंडिया में भी यूज करें, women will not have to leave Bihar and move towards South Indian states. For example, if you look at Tamil Nadu, there is a city known as Tirupur. Tirupur is famous for its garment industry and a large chunk of the workforce जो यहाँ पे काम करती है comes from Bihar and most of them are women. At the same time, अशोक गुलाटी ना एक स्कीम की बात करते हैं, गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम मित्रा। पीएम मित्रा स्कीम में अलग अलग जगह पे टेक्सटाइल पार्क्स बनाए गए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। वाई? बिकॉज द इंडिया में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, ठीक, एमएसएमई सेक्टर, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये जो पीएम मित्रा स्कीम है, इसने सोचा कि अलग अलग जगह पे हम टेक्सटाइल पार्क्स बनाते हैं, बट अमेजिंगली बिहार में एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं है, ठीक है। सो अगर होता देन दे would not have been required to move out of their own states, ठीक है। At the same time, he talks of up leveling their skills कि अगर हम women का skill जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है उस हिसाब से मैनेज करना स्टार्ट करेंगे, देन women के आउट माइग्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आप छोटा सा एग्जांपल है which you can mention. Then we come to our GS2 section. 7 out of 10 Rajya Sabha MLAs have defected towards BJP. Now the question is, what is defection? When is it allowed and when is it not allowed? सिंपल भाषा में डिफेक्शन क्या है? आपने किसी एक एमपी एमएलए को चूज किया, लेटर से कि आपने चूज किया कि अच्छा जी ये इस पार्टी का एमएलए है या इस पार्टी का एमपी है, इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसको वोट करती हूँ, ठीक है। एक ये है, या फिर कोई इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ था तो आपने सोचा कि ये इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है, मैं इसको वोट करती हूँ। कोई भी एक सिनारियो हो सकता है, राइट। अब लेटर ऑन अगर इंडिपेंडेंट एमपी या एमएलए किसी पार्टी में इन्वॉल्व हो जाए, या फिर लेटर से कि आपने किसी एमपी या एमएलए को ये सोच के वोट किया था कि ये आपके एमपी या एमएलए हैं, देन बट उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, तो वो आपका डेमोक्रेसी का जो आपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा था वो तो चेंज हो गया। इस चीज को हम डिफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ इस चीज को रोकने के लिए देयर इज अ शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द नेम ऑफ 10th शेड्यूल। ये कब ऐड हुआ? 1985 में विद द हेल्प ऑफ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। कि डिफेक्शन को रोकने के लिए जो हमने लॉ बनाया उसको हमने 10th शेड्यूल में डाल दिया एज पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। दिस फिनोमेना ऑफ डिफेक्शन is also mentioned in newspapers by various other names, for example floor crossing, then horse trading, इस नामों से भी मेंशन किया जाता है। What are the grounds? कब हम बोलेंगे कि डिफेक्शन हो गई? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अपनी पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरली गिव अप कर दी, कि आप किसी पार्टी के मेंबर थे बट यू हैव गिवन अप योर मेंबरशिप। सेकेंड, लेट अस से देयर वाज एन इंडिपेंडेंट मेंबर, बट अब वो इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब भी से की डिफेक्शन हो गई। थर्ड, whenever any bill is taken up we go for voting, right? कि हम देखते हैं कि कितने पर्सन्स इस बिल के फेवर में है, कितने इसके अगेंस्ट है। नाउ अगर हर बार नहीं, लेकिन अगर पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने ये बोला है कि पार्टी विप इशू कर दी, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टी विप इशू कर दी है कि अब वोटिंग आप पार्टी का जो स्टैंड है उस हिसाब से ही करोगे। अगर पार्टी बोलती है कि बिल के फेवर में वोट करना है, देन यू विल गो फॉर फेवर ऑफ वोट, इन फेवर ऑफ वोट, अदरवाइज यू विल रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर बिल। अब अगर विप इशू हो गई है बाय द सीनियर मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, अब अगर आप उस विप के अगेंस्ट वोट करते हो, देन ऑल्सो इट अकाउंट्स फॉर डिफेक्शन। लास्ट, कुछ मेंबर्स, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दे आर नॉमिनेटेड, राइट? सर्टेन मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, इसके ऊपर एक कंडीशन है कि 6 महीने की कंडीशन है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर 6 मंथ्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, तब उसको भी डिफेक्शन माना जाता है, ठीक है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस?
आपके एक ना 2003 में देयर वाज अमेंडमेंट व्हिच वाज ब्रॉट इन दिस पर्टिकुलर एक्ट. इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इफ 2/3 members of a particular party get away from that party and join another party, then that will not be counted as defection. अगर 2/3 मेंबर्स किसी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे मर्जर, एंड दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज डिफेक्शन. इस चीज की क्रिटिसिज्म भी है, इस चीज का आपका प्रोज एंड कॉन्स दोनों है. जो लोग बोलते हैं कि ये चीज बुरी है, जैसे कि अच्छा अब आपने क्या किया कि होलसेल डिफेक्शन को तो अलाउ कर दिया, रिटेल डिफेक्शन को डिफेक्शन का नाम दे दिया. यानी कि अगर 2/3 से कम लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, उसको तो आप डिफेक्शन मान रहे हो, उसको तो आप सजा दे रहे हो, पनिश कर रहे हो, डिस्क्वालीफाई कर रहे हो. लेकिन अगर 2/3 या 2/3 से ज्यादा मेंबर्स अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तब आप उसको अलाउ कर रहे हो. तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गई. ठीक है. सो एक्सेप्शन क्या है कि अगर मर्जर, if 2/3 or larger number of people of a particular party leave a party and join another party, then it is not counted as defection. They are not disqualified. Similarly, स्पीकर हमारे अक्सर रूलिंग पार्टी से आते हैं, राइट. सो अगर स्पीकर बनने के बाद या चेयरमैन बनने के बाद कोई पर्सन अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है सो दैट कि वो न्यूट्रल दिखाई पड़े, देन ऑल्सो इट डज नॉट काउंट फॉर डिफेक्शन. ये आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से इसमें इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है. At the same time, this particular amendment brought up another clause. इसमें और क्या additional हुआ? One is it capped the number of ministers at 15%. यानी कि आप जितने मिनिस्टर्स अपने लोकसभा या असेंबली में लेके आओगे वो टोटल स्ट्रेंथ का सिर्फ 15% हो सकते हैं. ये क्यों किया? लेट अस से देयर इज अ रूलिंग पार्टी और यहाँ पे कोई ऑपोजिशन पार्टी है. अब ना ये जो रूलिंग पार्टी है ये ऑपोजिशन को सॉर्ट ऑफ ल्योर करेगी कि अच्छा जी मैं आपको मिनिस्टर का स्टेटस दे देता हूं, आपके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बना दूंगा, आप मेरी पार्टी में आ जाओ. इससे क्या होगा, जो ऑपोजिशन वाले मेंबर्स हैं या इवन बाकी पार्टीज के मेंबर्स हैं वो इस रूलिंग पार्टी की तरफ आने लग पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि इस रूलिंग पार्टी ने क्या बोला है कि मैं आपको आपका एडिशनल एक मिनिस्ट्री दे दूंगा. ठीक है. तो अब इन्होंने बोला कि आप नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ 15% हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. जब ये कंडीशन लगा दी, अब आप मिनिस्ट्री को बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल एक्सपैंड नहीं कर सकते. दिस ऑल्सो इज टू चेक द डिफेक्शन. ठीक है. तो ये दो आपको चेक करने के लिए लगा. नाउ हु डिसाइड्स वेदर इट इज अ डिफेक्शन और नॉट. अब जैसे आप एमएलए ने डिफेक्ट किया है तो बिकॉज इट इज 2/3 एंड मोर, देयरफॉर ये आपका डिफेक्शन में नहीं आता. बट हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड? आपका जो चेयरमैन या स्पीकर ऑफ द हाउस है. या तो वो कर देंगे कि डिफेक्शन नहीं हुई है, और अगर डिफेक्शन हुई है देन ही और शी हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई. क्या ये जो चेयरमैन या स्पीकर के पास पावर है, कैन इट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू? क्या सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन का रिव्यू कर सकता है? हाँ जी. एज पर अ केस इन 1992 विच इज नोन एज कि होलोहान केस, स्पीकर या चेयरमैन का डिसीजन जुडिशियली कंटेस्ट हो सकता है. ठीक है. बट दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे. फर्स्ट थिंग इज स्पीकर या चेयरमैन के ऊपर देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिसाइड, which also gives rise to various other issues. ठीक है. तो काफी बार ऐसा होता है कि स्पीकर या चेयरमैन डिसीजन लेते ही नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है. दूसरा, देयर इज एन अनोमली. अनोमली क्या है? अगर आप राज्यसभा देखोगे, राज्यसभा के मेंबर्स कौन हुए? एमपीज हुए, है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. हु बेसिकली इलेक्ट, हु सेलेक्ट्स दीज पर्टिकुलर मेंबर्स? जो आपने एमएलए चुने हैं वो फर्दर इन एमपीज को सेलेक्ट करते हैं. एमएलए पब्लिक ने चुने. लेटर से कि आपने ये सोच के एमएलए चुने कि ये आपके एमएलए हैं. ठीक है. अब एमपी भी ये आपके थे. ठीक है. बट अब लेटर ऑन ये डिफेक्ट कर गए, तो यहाँ पे ना कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि वी सिलेक्टेड समवन एल्स बट लेटर ऑन वो डिफेक्ट कर गए, तो जो हमारी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो तो खराब हो गई. तो ये एक अनोमली भी है इस चीज में कि चाहे अब आपके एमएलए ने डिफेक्ट कर भी दिया और उनके ऊपर डिफेक्शन का चार्ज नहीं भी लगेगा. व्हाई? बिकॉज इट इज मोर देन 2/3. इवन देन ये जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है कि मेरी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से या मेरी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होल्ड हो, वो डिस्टर्ब हुई है. ठीक है. There was a UPSC PYQ with regard to defection. Which of the following schedules contain provisions regarding defection? Simple है. ठीक है. Second question is very interesting. ये मेंस का क्वेश्चन है. The role of individual MPs has diminished over the years, and as a result, constructive debates are usually not witnessed. How far can this be attributed to anti-defection law? ये क्वेश्चन सिंपल भाषा में क्या पूछ रहा है? एंटी डिफेक्शन लॉ के आने से
एमपीज का, इंडिविजुअल एमपीज का जो रोल है, व्हाट इज पार्लियामेंट फॉर? पार्लियामेंट इज फॉर डिबेट एंड डिस्कशन टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? अगर हमारे एमपीज खुल के अपना ओपिनियन सामने नहीं रख पा रहे हैं, एंड अगर वो पार्टी की विप से बंधे हुए हैं कि जैसे पार्टी की सीनियर लीडरशिप बोल रही है उसी तरह से हमें वोट करना है, देन दे आर नॉट एबल टू पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियंस, राइट? और क्योंकि वो अपने ओपिनियंस नहीं पुट फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का डिबेट एंड डिस्कशन का आइडिया वो तो चैलेंज हो रहा है, और इनकी खुद के ओपिनियंस भी ये नहीं रख पा रहे हैं। तो देयरफॉर वही बात इसमें पूछी गई है कि इंडिविजुअल एमपीज का रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हुआ है। तो बिल्कुल ये बात ठीक भी है, ठीक है, कि आपके क्योंकि सीनियर लीडरशिप विप इशू करती है, तो पार्टी के जो एमपीज है उनको भी अकॉर्डिंगली दे हैव टू टो द लाइन। देन यूनियनाइजेशन, राइट? वर्कर प्रोटेस्ट को लेके देयर वाज दिस आर्टिकल जिसमें बात की गई है यूनियनाइजेशन। ओवरऑल इशू क्या है? सी, हमने लेबर को रेगुलेट करने के लिए वी केम अप विद लेबर कोड्स। लेबर कोड्स के तहत यूनियन तभी बन सकता है व्हेन देयर इज अ अग्रीमेंट ऑफ 10% ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि ये जो लेबर कोड्स हैं, इन्होंने यूनियंस के बनने को और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। एट द सेम टाइम अगर आप इसको हिस्ट्री में देखोगे, 1991-1992 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म से पहले इट वाज इजी टू ऑर्गेनाइज वर्कर्स। वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना इजी था, यूनियंस फॉर्म करने इजी थे। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ? यूजुअली आपकी कंपनीज में आउटसोर्सिंग स्टार्ट होगी। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आई एम XYZ गारमेंट का मैं बहुत पॉपुलर ब्रांड हूं, मैं खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, मैंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं जिनके आपके इनकम लेवल्स थोड़े कम है, जो रिलेटिवली डेवलपिंग स्टेज पे है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, राइट? तो मैंने क्या किया कि इन कंपनीज में आउटसोर्स कर दी अपनी मैन्युफैक्चरिंग। क्यों आउटसोर्स की? क्योंकि यहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, मुझे चीप लेबर मिलेगी एंड मेरा ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्शन का कम होगा। एज अ रिजल्ट अब हो क्या रहा है कि अब यूनियनाइजेशन करनी बहुत मुश्किल है। वाई? आपने तो आउटसोर्स कर दी प्रोडक्शन, कोई वर्कर किसी कंट्री में है, कोई वर्कर किसी कंट्री में है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज दैम। एट द सेम टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, जो हमारी वर्कर की यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस है, दे हैव पॉलिटिकल अफिलिएशंस, राइट? सो फॉर एग्जांपल किसी एक आपका ट्रेड यूनियन होगा, वो बीजेपी के साथ अफिलिएटेड होगी, सम XYZ अदर ट्रेड यूनियन विल बी अफिलिएटेड टू कांग्रेस, सम विल बी अफिलिएटेड टू सम रीजनल पार्टी, ठीक है? इससे क्या होगा कि आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस आ गए हैं, डिमांड्स में डिफरेंसेस आ गए हैं। सम वर्कर्स दे डिमांड समथिंग एल्स, अदर वर्कर्स दे डिमांड समथिंग एल्स, जिसकी वजह से फ्रैगमेंटेशन हो गई है यूनियंस की, ठीक है? जिस वजह से भी आपकी यूनियनाइजेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। सो वन इज, अगर हम रीसेंट वर्कर प्रोटेस्ट की बात करें, सबसे बड़ा इशू क्या था? मिनिमम वेजेस का। एंड इसका मेन ट्रिगर पॉइंट क्या था? गैस प्राइसेस का इंक्रीज होना, ड्यू टू विच कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकेम हेवियर टू मैनेज फॉर द वर्कर्स। एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब्स, ये भी आपके एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ज्यादा हुई है। देयर इज नो परमानेंट जॉब ऑफर्स, rather the job duration is very temporary, it is very contractual in nature. 1991 से पहले यूनियंस हैड अ बेटर बार्गेनिंग पावर। पोस्ट एलपीजी इनफॉर्मलाइजेशन हो गई है, कोई प्रॉपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, आपकी आउटसोर्सिंग हो गई है प्रोडक्शन की, ड्यू टू विच इट इज बिकम डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज वर्कर्स इन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। तो इसमें ना यू कैन गिव दिस एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश की स्वेट शॉप्स। इनको स्वेट शॉप्स बोलते हैं, जो गारमेंट की हमने आउटसोर्सिंग की है बांग्लादेश में। यूजुअली चिल्ड्रन, छोटे बच्चे ना आपके बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय होते हैं, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, तो बांग्लादेश के इन एरियाज को हम स्वेट शॉप्स बोलते हैं। करंटली इंडिया में यूनियनाइजेशन रेट इज ओनली 6.3%, ठीक है? तो ये सब हमने बात कर ली। एट द सेम टाइम अनदर फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट इज, अब सी आज के टाइम पे अगर आप एग्रीकल्चर देखोगे, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 14% ऑफ नेशनल इनकम, बट इट एम्प्लॉयज 45% ऑफ पीपल। धीरे धीरे जैसे हमारी जो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स सर्विस इंडस्ट्री एंड टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर से सरप्लस लेबर मूव आउट कर रही है फ्रॉम विलेजेस, बट दिस सरप्लस लेबर इज नॉट बीइंग अब्सॉर्ब्ड इनटू अदर सेक्टर्स। ना तो ये सर्विस सेक्टर में अब्सॉर्ब हो रही है, बिकॉज सर्विस सेक्टर रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल, ना ही ये मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर में अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है? यहाँ पे भी इनके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, यूनियंस बनाना मुश्किल हो रहा है। सो देयरफॉर इट इज अ चैलेंज कि ये सरप्लस लेबर प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं हो पा रही है, ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली
कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री. ठीक है, सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट इसमें मेजर्स थे विद रिगार्ड टू रीसेंट लेबर अनरेस्ट. दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन आर्टिकल, छोटा सा इशू है यहाँ पे. व्हाट दिस इशू पॉइंट्स आउट इज कि साउथ की अगर हम बात करें, वी ऑफन टॉक अबाउट कि साउथ की एजुकेशन पैरामीटर्स अच्छे हैं, हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे हैं. फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, देन वी हैव केरला, राइट, जिन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज किया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज को बहुत ज्यादा एम्पावर किया है. बट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज कि अगर जो रिसेंट बिल्स हैं जिसमें वुमेन रिजर्वेशन के साथ साथ डिलिमिटेशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी, अगर डिलिमिटेशन इंट्रोड्यूस हो जाता, उससे क्या होता, द स्टेट्स विद लार्जर पॉपुलेशन वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स भेज पाते, जिससे साउथ को नुकसान पहुंचता. नाउ दैट हैज बीन प्रिवेंटेड, बट दिस आर्टिकल सेज कि साउथ में भी सब कुछ अच्छा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केरला एंड तमिलनाडु देखोगे, एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, अगर शेड्यूल्ड कास्ट और अपर कास्ट के बीच का गैप चेक करोगे, दैट इज मच लार्जर इन दीज स्टेट्स, इन द साउदर्न स्टेट्स एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स. साउथ की स्टेट में जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का गैप है, स्पेसिफिकली द गैप बिटवीन शेड्यूल्ड कास्ट एंड द अपर कास्ट, इज मच हायर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया. ये एक बात है. सेकेंड, इफ यू लुक एट द फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन देयर असेंबलीज, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन केरला के लेजिस्लेचर में सिर्फ 9% है, एंड इफ यू टॉक अबाउट तमिलनाडु, इट इज ओनली 5%. सो दिस आर्टिकल सेज कि हमें साउथ में भी काफी एरियाज में अभी भी काम करने की जरूरत है. व्हाई? सी, जब भी आप सोशल इश्यूज की बात करोगे ना, वी प्राइमरीली टॉक अबाउट टू. वन इज कास्ट, सेकेंड इज वुमेन. इवन जब हम इंडिया की हिस्ट्री में रिफॉर्म मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्म हुए हैं, वो भी इन्हीं दोनों कारणों की वजह से हुए हैं. वी विल वर्क ऑन द कास्ट एस्पेक्ट एंड वी विल वर्क ऑन द वुमेन एस्पेक्ट, जेंडर एस्पेक्ट, राइट. सो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि अगर आप साउथ में देखोगे तो कास्ट वाले एंगल पे भी वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. सिमिलरली वुमेन वाले एंगल पे भी जहां पे डिसीजन मेकिंग की बात आती है, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर. नेक्स्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइथोस. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो व्हाट हैज हैपेंड, सी इसके 2 आर्टिकल्स थे, ये आज के एक्सप्रेस में है. सो एंथ्रोपिक क्या है? एंथ्रोपिक एक यूएस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी. Recently they have launched a large language model, LLM बोलते हैं इनको, by the name of Mythos. First of all, LLM क्या होता है? See, अगर हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई पोएट्री कंपोज कर सकती है, कोई एस्से लिख सकती है, कोई किताब लिख सकती है, हाउ डज इट डज दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना, ये कैसे आपकी पोएट्री बुक वगैरह लिख सकती है? आइडिया इज दे आर ट्रेन्ड फॉर इट बाय गिविंग अ लार्ज आपका डाटा सेट. ये डाटा सेट जब हम देते हैं कि यू गिव अ लॉट ऑफ बुक्स टू रीड एक्सेट्रा, तो आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को यू आर ट्रेनिंग इट फॉर, ठीक है. नाउ इसको हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिससे इट बिकम्स केपेबल, ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लग पड़ता है, एंड इट बिकम्स केपेबल इनफ टू कंपोज समथिंग न्यू, टू क्रिएट समथिंग न्यू. जैसे कि चैट जीपीटी है. ऑन द सिमिलर लाइंस, योर एंथ्रोपिक कंपनी, व्हिच इज अ यूएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, हैज कम अप विद दिस न्यू प्रोडक्ट नोन एज Mythos. Now this Mythos, its main feature is that it can detect cyber vulnerabilities in any software at a much larger speed as compared to humans. Let us say कि ये कोई सॉफ्टवेयर है, इसमें अगर आप Mythos के थ्रू vulnerability डिटेक्ट करोगे कि कहाँ पे इसमें फ्लॉ है, तो ये बहुत जल्दी डिटेक्ट कर देगा as compared to humans. Now this has advantages as well as disadvantages. For example, if this particular Mythos gets into the hands of hackers, तब वो vulnerability detect कर लेंगे and वो according to system को attack कर सकते हैं. अक्सर कंट्रीज में देखा गया है, we have this idea of critical information infrastructure. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, critical information infrastructure. इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी हैड पावर लाइन्स, राइट. पावर लाइन्स अब भी हैं जिससे हम हमारी पावर को जनरेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. नाउ वी हैव स्मार्ट ग्रिड्स, राइट. हमारी आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके थ्रू डिमांड के बेस पे हम स्मार्ट ग्रिड्स जो है हमारी, अब हम स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहे हैं, स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ जा रहे हैं. नाउ ये हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. लेट अस से कि ये स्मार्ट ग्रिड डिजिटली हैक हो जाए, तो कंट्री को तो बहुत ज्यादा, अगर पावर नहीं होगी तो हमारी जीडीपी को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लोगों को एक जो जेन्युइन हमारा रिसोर्स है डे टू डे बेसिस का वो भी नहीं मिल पाएगा, राइट. सो व्हाट डज दिस मीन इज कि दिस इज अ डुअल यूज टेक्नोलॉजी.
ये जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया मॉडल आया माइथोस, दिस इज अ डुअल यूज टेक्नोलॉजी. इट कैन हैव इट्स बेनिफिट्स, इट कैन हैव इट्स चैलेंजेस, राइट. सो इसको ना बेसिकली डिप्लॉय किया गया है सो दैट इट कैन फाइंड आउट जीरो डे वल्नरेबिलिटीज इन अ वेरी क्विक मैनर. जीरो डे वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं? ऐसी वल्नरेबिलिटीज विद इन अ सॉफ्टवेयर विच डजंट हैव मच टाइम टू फिक्स. कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसके पास ना 1 दिन से 0 दिन से भी ज्यादा टाइम नहीं है उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने का. उस वल्नरेबिलिटी को माइथोस बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर देगा. एज अ रिजल्ट इट कैन बी फिक्स्ड. सो अभी क्या हो रहा है? दिस कंपनी हैज चूजन सर्टन अदर कंपनीज, सर्टन अदर प्राइवेट कंपनीज जिनको ये सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, जिनको ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल दिया जाएगा, सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल टू देम. बट अब क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो. मिसयूज कब होगा? मिसयूज तब होगा जब ये साइबर अटैक टूल डेमोक्रेटाइज हो जाएगा. डेमोक्रेटाइज हो जाएगा यानी कि लार्जर पॉपुलेशन को अवेलेबल हो जाएगा. इन कंपनीज के अलावा बाकियों को भी अवेलेबल हो जाएगा. दिस इज अ थ्रेट, राइट? कि अगर हैकर्स को मिल गया देन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस साइबर सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत है एंड वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर को आपका डिस्टर्ब कर सकते हैं, राइट? इस वजह से दे हैव आल्सो कम विद प्रोजेक्ट ग्लासविंग. व्हाट इज प्रोजेक्ट ग्लासविंग? ये एक साइबर फोकस्ड इनिशिएटिव है वेयर बाय ये डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होगी साइबर अटैक टूल्स की. यानी कि टाइम टू टाइम देखा जाएगा कि जिन कंपनीज को एक्सेस अलाउड है उन्हीं तक ही एक्सेस रहे, अदर पीपल डू नॉट गेट इट, सो दैट दिस डुअल यूज टेक्नोलॉजी इज नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय हैकर्स. एट द सेम टाइम अगर हम इंडिया की बात करें, व्हाट इज आवर अप्रोच? फर्स्ट ऑफ ऑल सी आर प्लेटफॉर्म्स, आर आईटी इंडस्ट्री रिलाइज वेरी हेवीली ऑन फॉरेन प्लेटफॉर्म्स. हमारे फॉरेन सॉफ्टवेयर भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं विच मीन्स वी आर अंडर थ्रेट एज वेल. एट द सेम टाइम अगर आप देखो कि इंडिया की जो वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस कि जो एआई के रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग हो रही, डज इंडिया हैव अ सीट हियर? ठीक है, क्या इंडिया डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है? सेकेंड थिंग इज क्या इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली रेगुलेट कर पा रहा है? एज फार एज द सीट इज कंसर्न वी आर नॉट येट इन द डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स. और जहां तक रेगुलेशन की बात है, इंडियन गवर्नमेंट का अब तक ये टेक है कि वी वॉन्ट अ लाइटर हैंड, कि हम एआई को बहुत ज्यादा रेगुलेट अभी स्ट्रांगली नहीं करना चाहते हैं. वी वॉन्ट अ लाइट टच फ्रेमवर्क, राइट? बिकॉज इट इज अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो हम इसको अभी से बहुत ज्यादा आपका रेगुलेट नहीं करना चाहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एंथ्रोपिक विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स. ठीक है, देन सेमाग्लूटाइड. इसके ऊपर इन yesterday's Indian Express there was a small piece with regard to semaglutide. So what is semaglutide? Science and Tech में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग. Semaglutide और you must have heard about Ozempic. ये क्या है आपका? वेट लॉस, क्विक वेट लॉस के ड्रग्स हैं, राइट? विच यूज दिस कंपाउंड नोन एज सेमाग्लूटाइड. सो इसके आपके मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बन सकता है एंड यू कैन इवन गेट प्रीलिम्स क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू सेमाग्लूटाइड. व्हाट डज सेमाग्लूटाइड डू? सी हमारी बॉडी में व्हेनेवर वी कंज्यूम समथिंग, जब भी हम कुछ खाते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. एंड एज सून एज वी ईट देयर इज अ हार्मोन इन आवर बॉडी नोन एज इंसुलिन. इंसुलिन का काम है टू डिसाइड कि ये ग्लूकोज कैसे यूज होगा, कितने लंबे टाइम में ब्रेक डाउन होगा. बिकॉज अगर ग्लूकोज क्विकली ब्रेक डाउन होगा दैट विल लीड टू अ ग्लूकोज स्पाइक इन द बॉडी. ठीक है, सो इंसुलिन इन सब चीजों को मैनेज करते हैं. नाउ सर्टेन पीपल हु हैव डायबिटीज. अब डायबिटीज ना दो तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, एक को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज. पीपल हु हैव टाइप 2 डायबिटीज are usually those people who are suffering from lifestyle diseases. For example, जिन लोगों को obesity है, जिन लोगों की जो working conditions है वो काफी ज्यादा sedentary है, due to which इनकी जो बॉडी में जब टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है इनको, तो अगर आपका इंसुलिन प्रोड्यूस हो भी रहा है इवन देन बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट, तो आपका ग्लूकोज प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू विच आपके टाइप 2 डायबिटीज से ये लोग सफर करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ इट टाइप 2 डायबिटीज होने के कारण इनके ब्रेन स्ट्रोक के, हार्ट स्ट्रोक के, किडनीज के फेल होने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेमाग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड को हम GLP-1 हार्मोन भी बोलते हैं. GLP-1 हार्मोन क्या है? GLP-1 हार्मोन हमारी गट में नेचुरली रिलीज होता है व्हेनेवर वी ईट समथिंग. जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में नेचुरली GLP हार्मोन आपका रिलीज होता है. ये जो सेमाग्लूटाइड है
ये मेडिसिन क्या करती हैं, जो जो काम जीएलपी हार्मोन करता है, द सेम काम दे रेप्लिकेटेड, राइट, उसी को ये कॉपी करते हैं। जब GLP-1 हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, वी गेट अ फीलिंग ऑफ सेसिएशन, कि हमें लगता है कि हमें और ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, इवन वी डू नॉट फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर एज वेल, राइट। तो हमारी एक सेसिएशन की फीलिंग आती है, एक फुलनेस की फीलिंग आती है। तो जो लोग ओजेम्पिक जैसे ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि सेमाग्लूटाइड ले रहे हैं, व्हाट इज सेमाग्लूटाइड डूइंग, इट इज मिमिकिंग GLP-1 हार्मोन। जो काम जीएलपी बॉडी में करता है, सेम ही काम सेमाग्लूटाइड करेगी। एज अ रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो है, आप यू विल नॉट ईट टू मच, तो आपका वेट भी नेचुरली मैनेज हो जाए, ठीक है। देन बट यहाँ पे ना देयर आर वेरियस कंसर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ क्वेश्चन इन मेंस, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द women of the country। वहां पे वन ऑफ द इम्पैक्ट स्पेसिफिकली ऑन टीनेजर्स इज आपका लुकिज्म का इम्पैक्ट, द आइडिया दैट वी मस्ट लुक अ सर्टेन वे टू बी एक्सेप्टेड। तो ये जो लुकिज्म का आइडिया वेट के विद रिगार्ड टू प्रमोट हो रहा है, खास करके विद ड्रग्स लाइक ओजेम्पिक, तो ये एक इशू है। इसी के साथ ब्यूटी डिविडेंड, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, कि इंडिया में यूथ के ज्यादा होने से हाउ कैन वी बेनिफिट, हाउ कैन वी रीप बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सिमिलरली ब्यूटी से आप कैसे डिविडेंड हार्नेस कर सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ सर्टेन एरियाज है विद रिगार्ड टू ओजेम्पिक एंड सेमाग्लूटाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज Vikram-1. Vikram-1 is a rocket which has been launched by a private company known as Skyroot Aerospace. Now, with regard to Vikram-1, today we'll be studying about types of orbits. Okay, and hopefully we'll end our discussion here. Types of orbits. So पहले थोड़ा सा Vikram-1 देख लेते हैं. This is all prelim specific. इसके बाद हम types of orbit पे जाएंगे. ये जो Vikram-1 रॉकेट है, it has 4 stages. पहली 3 स्टेज इसकी सॉलिड स्टेज है, एंड द लास्ट स्टेज इज द लिक्विड स्टेज। दिस पर्टिकुलर रॉकेट हैज बीन स्पेसिफिकली डिजाइंड ताकि जो छोटी सैटेलाइट्स हैं दे कैन बी लॉन्च्ड। सो छोटी सैटेलाइट्स का फायदा क्या होता है, दैट इन वन गो यू कैन लॉन्च अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ये चीज है, ठीक है। नाउ Vikram-1 will be used to deploy satellites in certain orbits, जिसमें 2 ऑर्बिट्स का नाम है लो अर्थ ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी स्पेस में किस तरह के ऑर्बिट्स हैं। सो ये ब्लू कलर में भी हैव आवर अर्थ, राइट। सो अर्थ में अगर आप देखोगे, दिस यहाँ पे आपका ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है। इस इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल जो ऑर्बिट है, इसको हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। थोड़ा सा दूर जाएंगे, इसी ऑर्बिट को डिस्टेंस के बेस पे बोला जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये तो हो गया इक्वेटर और इक्वेटर का प्लेन, राइट। नाउ वी कम टू पोल्स। ये हमारा नॉर्थ पोल है, राइट। सिमिलरली साउथ में हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ टू साउथ ये जो पर्पल कलर की स्ट्रिप है, ये वाली, दिस इज नोन एज पोलर ऑर्बिट। इसको हम बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट का ही एक टाइप है। सो अभी तक how many orbits have we studied? We have talked about equatorial plane and the orbits which are parallel to equatorial plane. सबसे पहले हो गया लो अर्थ ऑर्बिट जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप है। देन मूविंग फॉरवर्ड इसी डायरेक्शन में वी हैव जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। नॉर्थ साउथ की तरफ अगर सैटेलाइट मूव करेगी, दैट इज नोन एज पोलर ऑर्बिट, एंड वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पोलर ऑर्बिट इज सिंक्रोनस ऑर्बिट। नाउ क्वेश्चन इज, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये सैटेलाइट अर्थ में कोलैप्स क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, एंड ग्रेविटी इज अ पुलिंग फोर्स, राइट। सो नंबर 1 इज व्हाई डजंट इट कोलैप्स इनटू अर्थ सरफेस। दूसरा पॉइंट है हाउ डू वी डिसाइड कि किस ऑर्बिट में हमने कौन सी सैटेलाइट को भेजना है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट इज द वर्क दैट वी टेंड टू अचीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट। क्या काम करवाना है उस सैटेलाइट से, उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि कौन से ऑर्बिट में वो सैटेलाइट जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डजंट इट कोलैप्स। जब भी एक बॉडी रिवॉल्व्स इन अ सर्कल अराउंड अनदर बॉडी, तो इसके ऊपर ना एक आउटवर्ड्स फोर्स लगती है व्हिच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रही है, अंदर की डायरेक्शन में, राइट। अर्थ पुल कर रहा है सैटेलाइट को, एंड सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड डायरेक्शन में। नाउ देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस ऑर्बिट जहां पे आपकी ग्रेविटी एंड
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस आउट हो जाएगी, ड्यू टू विच द सैटेलाइट डजंट टेंड टू कोलैप्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये पहले का आंसर है, ठीक है। दूसरा है फंक्शन बेस्ड, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। सो ये आपका ब्लू में ना, दिस इज आपका पोलर ऑर्बिट है, जिसका ही एक टाइप है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। वी हैव लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। लो से स्टार्ट करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट इज द नियरेस्ट टू योर इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। इसमें कौन सी सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं? सैटेलाइट इमेजिंग, जहां से आपको अर्थ की इमेजिंग करनी है या अर्थ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी हैव एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन प्लेस इन द स्पेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, विच इज अ कोलैबोरेशन ऑफ मेनी कंट्रीज, इज प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट आपके अर्थ के सबसे पास है, इक्वेटोरियल प्लेन में ही लाई करता है। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे आएगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। दिस इज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर टू रफली 35,000 किलोमीटर। इसमें कौन सी सैटेलाइट्स प्लेस होती हैं? यूजुअली जीपीएस सैटेलाइट्स, द जीपीएस दैट वी यूज इन आवर फोन्स टू ट्रैक द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अब ये क्यों है? सी इफ यू लुक, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारी अर्थ है, राइट, एंड ये जो ग्रीन वाली स्ट्रिप है, ये वाली, दिस इज योर लो अर्थ ऑर्बिट। अब अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट से अर्थ की पिक्चर लेनी है, सो अगर आप यहां से एक ट्रायंगल बनाओगे तो एक सैटेलाइट से इतनी ही पिक्चर आएगी। अगर आप इसी ऑर्बिट में एक अलग सैटेलाइट रखोगे, उससे इतनी पिक्चर आएगी। तीसरी सैटेलाइट रखोगे, उससे इतनी पिक्चर आएगी। विच मीन्स दैट इफ यू वांट टू टेक द होल व्यू ऑफ अर्थ, वी विल हैव टू डिप्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट से अर्थ की पूरी पिक्चर चाहिए, हमें बहुत सारी सैटेलाइट्स यूज करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, जैसे जैसे हम ऑर्बिटल डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, we will need lesser number of satellites। इसी वजह से जो जीपीएस है उसमें कम सैटेलाइट का यूज हो, therefore we have put it in medium earth orbit। then we come to आपका high earth orbit। high earth orbit is the farthest, it is roughly beyond 35,000 kilometers। इसको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलते हैं। यहाँ पे मेनली आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं, ठीक है। देन वी हैव पोलर ऑर्बिट्स। पोलर ऑर्बिट्स आपके नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होते हैं। पोल्स को एक ही दिन में ये पूरी अर्थ को काफी बार ट्रेवर्स कर देते हैं, काफी बार कवर कर लेते हैं। यूजुअली इसमें कौन सी सैटेलाइट्स यूज होती हैं? रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं? विच वी यूज फॉर एग्जांपल टू ट्रैक की कोई डिजास्टर तो नहीं आने वाला, टू ट्रैक ओशन करंट्स, टू ट्रैक फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण जो सैटेलाइट्स यूज होती हैं वो आपकी पोलर ऑर्बिट्स में डाली जाती है। सन सिंक्रोनस इज अ टाइप ऑफ पोलर ऑर्बिट। इसको सन सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज कांस्टेंट सन इल्यूमिनेशन। ये सन के सिंक में आपका वर्क करता है। इसको भी यूजुअली आपका क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स के लिए ही यूज किया जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें सैटेलाइट से क्या काम करवाना है, वी चूज द पर्टिकुलर ऑर्बिट। देन छोटी सी न्यूज आइटम्स है दो, देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन इट। एक तो जो रिसेंटली फायर क्रैकर फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ है, वन ऑफ द रीजंस जो फायर क्रैकर फैक्ट्रीज में ब्लास्ट होते हैं इज ऑल्सो हीट एंड ह्यूमिडिटी। यूजुअली हीट के कारण एक ड्राइनेस क्रिएट होती है, एंड अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में देयर आर ह्यूमिड कंडीशंस। जब ये ह्यूमिडिटी फायर क्रैकर्स के अंदर चली जाती है, दोस फायर क्रैकर्स विच आर इलीगली मेड, जो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए जाते, दे टेंड टू एक्सप्लोड। तो दैट इज ऑल व्हाट इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम। चाइना हैज कम अप विद अ न्यू ड्रोन सिस्टम। ये ना एक ड्रोन स्वार्म है। व्हाट इज स्वार्म? हम बोलते हैं ना स्वार्म ऑफ बीज, कि काफी सारे बीज का एक स्वार्म, एक झुंड। तो ये जो ड्रोन स्वार्म है, इट इज नोन एज एटलस। इसमें 100 ड्रोन होंगे। व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारी जो मिलिट्री फ्लैश पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल रशिया एंड यूक्रेन हो गया, इजराइल पैलेस्टीन हो गया, वी हैव सीन इंक्रीजिंग यूज ऑफ ड्रोन्स इन दीज पर्टिकुलर फ्लैश पॉइंट्स। हमने देखा कि इन लड़ाइयों में ड्रोन्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। सो चाइना भी ड्रोन्स को आपका डिप्लॉय कर रहा है, एंड इट हैज कम अप विद एटलस ड्रोन स्वार्म्स। ये बहुत ही एक के बाद एक आपका ड्रोन्स जो है दे कवर द एरियाज, यानी आपके फायरिंग में भी हेल्प करेंगे। 100 है इसमें इस पर्टिकुलर ड्रोन स्वार्म में। एंड अगर आप इसको तिब्बत एरिया में देखोगे, तिब्बत एरिया में चाइना की रोड कनेक्टिविटी एंड इवन रेलवे कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, ड्यू टू विच वहां पे डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज वी कवर्ड अबाउट ऑर्बिट्स, we talked about semaglutide,
देन आपका एंथ्रोपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर GS3. वी टॉक्ड अबाउट यूनियनाइजेशन, आपके MLAs का मर्जर, एंड IMF की रिपोर्ट ऑन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एंड वी टॉक्ड अबाउट अर्बन फ्लड. So thank you so much. See you tomorrow.